Inputs, outputs. Production function is a functional relationship between inputs and outputs. ठीक है? That means जिसके भी हम बात कर रहे होते हैं, say suppose हम बोल रहे हैं production is a function of, so हम ऐसे लिखेंगे production is a function of inputs. ठीक है? ऐसे लिख रहे हैं. So बच्चे इसका मतलब है production क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये क्या है, डिटरमिनेंट है या डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्शन कैसे चेंज होगी. ओके जी. सो क्या लिख लेंगे, P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अंदर लिख लेंगे इनपुट्स, इनपुट्स. ठीक है. और बच्चे हमारा शॉर्ट रन लॉन्ग रन दो होते थे. आपने +1 में हमेशा सिर्फ शॉर्ट रन तक पढ़ा है, लेकिन हम सीए में लॉन्ग रन भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है जी. सो प्रोडक्शन जो है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इनपुट्स विच कैन बी चेंज्ड इन two types of runs. Number one is your short run and the other one is your long run. In short run, what law operates? What is the name of the law that operates in the short run? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. याद करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था +1 में. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखो ऐसे टाइम पीरियड्स, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड. फ्लो चार्ट बनाएंगे. एक साइड पे लिखोगे शॉर्ट रन, दूसरे में लिखोगे लॉन्ग रन. शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. शॉर्ट रन के नीचे लिख लो एरो डाल के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. या फिर एक और नाम क्या होता है इसका, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. भाई बिल्कुल ही भूल चुके हो. लिखो. चलो कोई बात नहीं, लिखो रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है. रिटर्न्स टू अ फैक्टर. दूसरे में लिखो लॉन्ग रन में. लॉन्ग रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है जी. ओके बच्चा. तो आप समझेंगे what happens in the short run. Short run is a time period which is insufficient to change all the factors. Here only one factor, that is labor, is variable and the others are fixed. So हम यहाँ पे ऐसे लिखते होते थे, it is a time period in which all the factors are not variable. मतलब प्रोडक्शन, या फिर ऐसे लिखते थे दैट द प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग द फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट. तो इसमें आप यही लिखेंगे. लाइन और बना दो या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख लो, इसके जगह नहीं है. लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर लिखेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर लिखेंगे. here the production here the production changes here the production changes by changing only what factors बेटा बोलेंगे, वेरिएबल फैक्टर. सबको बोलना चाहिए ये. प्रोडक्शन कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स, कॉमा अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं दैट देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अदरवाइज वी नो दैट देयर आर फोर. बट यहाँ पे हम जब भी सिंप्लिसिटी के लिए लॉ पढ़ रहे हैं तो हमने एज्यूम किया दैट देयर आर ओनली टू फैक्टर्स. वन इज लेबर एंड द अदर वन इज कैपिटल. आउट ऑफ which one is fixed? कैपिटल इज फिक्स्ड whereas लेबर इज वेरिएबल. दैट मीन्स कैपिटल मैंने जितनी इन्वेस्ट की है, अब मैं अपनी मशीन नहीं बढ़ाऊंगी, मैं लोगों को बढ़ा के प्रोडक्शन चेंज कर सकती हूँ इन शॉर्ट टर्म. ठीक है जी. सो यहाँ पे आप लिख लोगे, यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर प्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ L कॉमा K where K is constant. ठीक है जी. प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ L कॉमा K, K is constant. जहाँ पे L क्या है, L is labor
and K is capital. So production can only be changed by increasing or decreasing what? Labor in the production process. Capital change नहीं होने वाली. ठीक है जी? ओके. उसी साइड पे लिखेंगे. अभी मैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आई नहीं हूं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग रन था उसमें लिखो. लॉन्ग रन के अंदर कौन सा आना था? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लिख लेंगे. So बच्चे here there is no distinction between variable and fixed factors. All the factors are variable. ठीक है जी. हर फैक्टर को आप लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हो. आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैपिटल मंगवा सकते हो और ज्यादा लेबर भी इंप्लॉय कर सकते हो. सो बच्चे यहाँ पे लिख लो. Here there is no distinction between. Here there is no distinction between fixed and variable factors. Here there is no distinction between fixed and variable factors as all the factors are variable. As all the factors are variable. अब वहां पे ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा. प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एल कॉमा के. दोनों ही वेरिएबल हैं. ठीक है. बस वो बार हटा देना ऊपर से. प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एल कॉमा के. ठीक है. वेयर बोथ आर वेरिएबल. ओके जी. अब इसमें ना इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन क्या है. या ये सिंपल सा एक आ सकता है कि कौन सा लॉ शॉर्ट रन में प्रिवेल करता है. दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. लॉन्ग रन में नाम क्या आएगा? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है जी. अब जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं मेन इस पार्ट में से आते हैं. हेडिंग डालेंगे कॉब डगलस. COBB. देखो COBB. कॉब. COBB हाइफन डगलस. DOUGLAS लिख के लगा देंगे. कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना सा पैराग्राफ है किताब में लेकिन हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पहले समझ लेंगे हेड. कॉब डगलस डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1 में. प्रिवेल्स इन लॉन्ग रन. प्रिवेल्स इन लॉन्ग रन मतलब ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है. इट इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. नंबर 1. ठीक है. नंबर 2 लिखेंगे. ये ना पहले सुन लेंगे फिर कहानी सुना देते पहले. ये जो है बच्चे 2 लोग थे. कॉब डगलस. कॉब इसमें नाम था पॉल H डगलस एंड CW कॉब. ठीक है. ये 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका का स्टडी किया था. यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टडी किया था. और उसने कहा था ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्लाई होता है. इट इज यूनिवर्सल टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. ठीक है जी. यूएस में हुआ. अब ये क्या कहते थे? ये कहते थे लेबर और कैपिटल दोनों इसमें क्या है? वेरिएबल है क्योंकि लॉन्ग रन है ना. बट इसका एक प्रोपोर्शन है यूज करने का. उसे फिक्स कर दिया है. ठीक है. वो कहता है कि 2/3 लेबर यूज करो और 1/3 कैपिटल यूज करनी है. आप चाहे 100 लगा रहे हो तो 100 में से 66.67% लेबर होना चाहिए. 33.33% कैपिटल होनी चाहिए. ओके जी. तो ये लिखना शुरू करेंगे. पहले लिखो. It applies, it applies, it applies not only to an individual firm, not only to an individual firm, but whole manufacturing, whole manufacturing sector in US. Whole manufacturing sector in US. ठीक है.
नंबर 3.3 लिखेंगे। इनपुट्स, इनपुट्स इज इक्वल टू कौन से दो इनपुट्स बताएंगे, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, इनपुट्स यूज आर लेबर एंड कैपिटल। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखा हुआ है लिखेंगे। डिफरेंस है, क्यू मतलब प्रोडक्शन इज, के इज योर कैपिटल, एल इज योर लेबर, ए ब्रैक बाहर है सी, और ऊपर 1 - a। इसको हमारे को कोई डिराइव नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये देख लो, अगर आ जाए तो ये टिक करना पड़ेगा। ठीक है, के एल, ए इज, और ए के ऊपर मतलब एल का वो है पार है, दैट मीन्स लेबर की कुछ पार दे टेलिंग, एंड बाकी कैपिटल की पार है, वो क्या है 1 - a। समझ गए? सो इफ वन होल है, ठीक है, और उसमें से 2/3 लेबर है, तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 - 2/3। समझ गए? वो है ये। ओके, तो यहाँ पे लिखो लेबर इज इक्वल टू, लेबर इज इक्वल टू 3/4। लेबर, लेबर अगर 4 यूनिट्स यूज कर रहे हो तो कितना यूज करोगे, 3/4, और ये ऐसे ही टिक करके आएंगे। कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चे, 1/4, 1 - 3/4। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1/4। ओके बच्चे, सो इफ देयर 100 यूनिट्स, लेबर 75 है, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 25%। ओके जी, गुड। इसके बाद ना, लिख लिया ये, बताऊं अब? किताब में नहीं है, क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो इसके नीचे इसके 2-3 रूल्स लिखेंगे। यहाँ तक इजी लग रहा है? पहली बात क्या है, कॉक डगलस दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने यूएस की स्टडी करी थी। तो उन्होंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ये अप्लाई करेगा जहाँ पे दो इनपुट्स हैं, लेबर एंड कैपिटल। ओके जी, उसके बाद उसने कहा कि लेबर को कितने तिहाई यूज करेंगे, 3/4, एंड हमारा उसमें कितना करेंगे, 1/4, और ये ऐसे ही लर्न करेंगे। दूसरा आ सकता है कि कौन से सेक्टर में अप्लाई करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्लाई करता है, कौन से रन में अप्लाई करता है, लॉन्ग रन में करता है। ठीक है, तो एक और टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, वो लिखेंगे। दे सेइंग अल्फा, अल्फा हमारा मूवी तो ऐसे होता था, नहीं क्या ऐसे होता था, ऐसा होता है, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, इस यहाँ पे एरो डाल के लिखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टूवर्ड्स स्केल। अल्फा प्लस बीटा, नहीं नहीं, स्टेटमेंट, रूट्स वगैरह नहीं है, स्टेटमेंट है। लाओ यार, मैं वही मजा नहीं आता ना, मेरे को एलर्जी है इससे, मेरे हाथ फट जाते हैं सारे। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, एरो डाल के लिखेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है जी। अल्फा मीन्स हमारा लेबर प्लस कैपिटल से जो भी हमारा प्रोडक्शन आ रही है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, देन क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये समझाओगे अभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स क्या है, जब हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल करेंगे। ठीक है, देन लास्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, तो क्या आ जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेगेटिव नहीं होता कभी भी लॉन्ग रन में, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है। ठीक है, so alpha plus beta is equal to increasing returns to scale, alpha plus beta equals to 1 is your constant returns to scale, alpha plus beta is less than 1 means it is diminishing returns to scale. Okay जी, ये है कॉप डगलस, बस। हाँ इतना ही है, मैं बता रही हूँ, इतना सा पैराग्राफ है, उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ। ये तो मैंने स्कैनर ला पास्ट 10 years से क्वेश्चन लिखे थे, ऐसे आ रहे हैं, तो मैंने एक अभी लिखवा दिया साथ के साथ। ओके जी, नेक्स्ट इज बच्चे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या फिर हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, या एक और नाम होता है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स।
ठीक है, तो एक और नाम वो जो लिखा था साथ में लिख लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहां पे अपने वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो इसके क्या क्या नाम है बेटा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, ये क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, सुन रहे हैं आदित्य? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड या फिर यूज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर, द प्रोडक्शन फर्स्टली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, then increases at diminishing rate, becomes maximum and constant, and then starts falling। ठीक है, याद है? डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बनेगा, यू शेप तो बनेगा, बट पहले ध्यान देंगे। कोई बात नहीं, मैं बना के आई, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है कि पुट्ठा बनता है। इधर आ जाओ, इधर ध्यान देंगे। It states that the total product firstly increases at increasing rate. Increases at diminishing rate, becomes maximum and constant and starts falling। ठीक है जी? And what about, अभी बताऊंगी टीपी एमपी भी। What about MP? MP firstly rises, then becomes maximum, starts falling positively, becomes zero, and then negative। ठीक है, इसकी तीन स्टेजेस हम पढ़ते थे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जहां पे हमारा एमपी मैक्सिमम है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर हमारा टीपी इंक्रीज करने लग जाता है डिमिनिशिंग रेट, और एमपी हमारा क्या होता है? जीरो। तो उस टाइम पे हम जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, सैटिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, सैचुरेशन ऑल्सो मीन्स मैक्सिमम पॉइंट के इसके बाद कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला। नाउ हियर द एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड इट स्टार्ट्स फॉलिंग। सो यही तीन स्टेजेस होती थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है जी? यस और नो? प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। साफ सुथरा मतलब बनाने की कोशिश करेंगे मंदा में, पेपर में नहीं आने वाला डायग्राम बनाना बच्चे। अभी दिस इज लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। It states that as we employ more and more variable factors with fixed factor, the total production firstly increases at increasing rate, increases at diminishing rate, becomes maximum and constant, then starts falling. That we will learn why. I will come to it. But अभी जो important है मेरे को वो ब्रश अप करा दो पहले फटाफट, जल्दी से करो। बना लिया। फर्स्ट क्या है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLEXION, इन्फ्लेक्शन, INFLEXION, and this is asked as an MCQ. The point where MP is maximum is known as point of inflection, and the point where TP is maximum and constant is known as point of saturity, point of saturation या फिर maximum satisfaction। इस point पे लिख लो point of saturity, SATIETY, point of saturity, point of SATITY, और point of maximum satisfaction, point of maximum satisfaction और saturation। नहीं आ रहा समझ? This is point of inflection. Saturday.
इसको सेटिस्फैक्शन भी बोलेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर क्या लिखेंगे, सैचुरेशन। ठीक है, ओके, इसका कोई नाम नहीं। ठीक है, अब मैं चलूँ आगे। बच्चे, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है सारी यूनिट्स की अभी तक। ठीक है, सो हर एक यूनिट बना के, मतलब जब भी मैंने एक बारी प्रोडक्शन प्रोसेस करी, तो मेरी कितने टोटल प्रोडक्शन अब तक आई है, ये गुड्स बने हैं, दैट इज योर टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है? इट इज अ एडिशनल यूनिट। अगर मैंने सेकेंड टाइम यूनिट बनाई, तो मैंने कितने फैक्टर्स को एम्प्लॉय किया, कितनी यूनिट्स जो है एम्प्लॉय की। ऊपर क्या था? कितने प्रोडक्ट बना के मैंने कितनी टोटल लेबर यूज कर ली, टोटल कैपिटल लगा ली, दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट। ठीक है जी। मार्जिनल प्रोडक्ट इज कि मैंने एक लेबर को यूज किया, कैपिटल तो अभी भी एक ही रहेगी, मेरे पास कितना प्रोडक्ट आया, से सपोज 10 यूनिट्स मैंने बनाई, अब मैंने लेबर को इंक्रीज कर दिया 2 पे, कैपिटल स्टिल 1, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो कि सेकंड लेबर से इंप्लॉय करके मेरे को प्रोडक्शन मिली है, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। एग्जांपल देके समझाती हूँ टैबुलर फॉर्म में, क्योंकि बड़े कंफ्यूज फेसेस आ रहे हैं। ये क्या है? शॉर्ट रन है, हमारे पास फैक्टर कैपिटल तो क्या रहने वाली है, फिक्स्ड, तो ये 1 1 1 लिखा है या नहीं भी लिखा, एक ही बात है, यस और नो। जिसको हम यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ये तो मेरे को इंक्रीज ही करनी पड़ेगी ना, तभी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी, यस और नो। तो मुझे कह रहे हैं टोटल प्रोडक्ट से, सपोज जब मैंने एक लेबर और एक कैपिटल जब लगाई थी, तो मैं 10 यूनिट्स बना रही थी, एक यूनिट और एक कैपिटल और 2 लेबर यूज किया, तो मैं 22 यूनिट्स बना पा रही थी। ठीक है, एक लेबर, एक यूनिट, सॉरी कैपिटल और 3 यूनिट्स ऑफ लेबर जब मैंने बनाई, तो से सपोज अब मैं 30 बना पा रही हूँ यूनिट्स। ठीक है, फिर 4 पे आ गया ना, मैं 30 ही बना पा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं 28 बना पा रही हूँ, 24 बना पा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपको, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपको क्या बोला जाएगा, या तो टीपी कैलकुलेट करो या एमपी कैलकुलेट करो। ठीक है, बस टेबल में अगर आया तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वेरी बेसिक। ठीक है, थ्योरी में जो आ रहा है वो मैं आपको साथ कर लिखवाई रही हूँ कि क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको समझ आ रहा है? तो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं हेल्प मी विद द कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज व्हाट, टीपीएन माइनस, बोलो, टीपीएन माइनस 1, या फिर मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, तो डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा क्यू, याद है? अभी टीयू के साथ किया था बेटा, यस और नो? कोई फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस यू की जगह पी आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आ जाओ, एमपी को हम कैलकुलेट करते हैं। जब यहाँ पे 0 यूनिट थी, एमपी भी 0 था, टोटल प्रोडक्ट भी 0 था, और यहाँ पे डैश होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, 12। यस, नेक्स्ट, किसी को यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत है? इन सब में तो थोड़ा बहुत एन्यूमरेट करा हुआ है आपको। नेक्स्ट बताओ क्या होगा, एमपी, इधर एमपी क्या होगा? पहले वाला 10 कितना लगाया? हाँ, 0 आएगा। 22 माइनस 10 12, 30 माइनस 22 इज 8, 30 माइनस 30 इज 0। नेक्स्ट, माइनस 2 माइनस 4। तो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग टू टीपी, इट इज इंक्रीजिंग, बट एट व्हाट रेट? रेट क्या होता है बेटा? रेट इज ऑलवेज एफबी, मार्जिनल इज द रेट ऑफ टोटल, मार्जिनल इज द रेट ऑफ टोटल, क्योंकि टोटल जो चेंज होता है वो किस रेट पे होता है? मार्जिनल के। अगर मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है तो टोटल भी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल फॉल कर रहे हैं तो टीपी इंक्रीज तो करेगा, बट एट फॉलिंग एट डिमिनिशिंग रेट।
जब एमपी फॉल करेगा तो टीपी भी क्या करेगा, नेगेटिवली फॉल, अगर वो कर रहा है तो वो फॉल करेगा, ठीक है जी। ओके, सो बच्चा ये देखेंगे टीपी अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट, क्यों, क्योंकि एमपी राइज कर रहा है। जब एमपी बेटा मेरा क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, ठीक है, एमपी मेरा फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, व्हाट इज हैपनिंग टू टीपी, टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट व्हाट रेट, फॉलिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, ठीक है ना, तो डिमिनिशिंग रेट है यहाँ पे, इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है जी। when mp is 0 tp is maximum and constant, ठीक है जी। when mp starts falling negatively, अब नेगेटिव हो गया तो what happens to tp, tp also falls, okay, got it guys? So if I ask you the formula of tp, well, how do you calculate tp? tp is equal to सिग्मा एम पी। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे इस वैल्यू को निकालो तो क्या आप निकाल सकते हो, 10 प्लस 12 इज 22, 22 प्लस 8 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे, किसी और को पीछे परेशानी हो रही है इसमें? सो टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी एंड व्हाट इज एमपी, एमपी इज इक्वल टू, अभी हमने करा टीपी एंड माइनस टीपी एंड माइनस 1 और डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये कब होगा, जब ऐसे सीक्वेंस में आपको आंसर नहीं गिवन है, आपको दो वैल्यूज दे दी कि अब टीपी जो है पहले सेकंड यूनिट पे एग्जांपल सब निकालेंगे, तो इफ टीपी एट सेकंड यूनिट इज इक्वल टू 40, टीपी एट फोर्थ यूनिट इज इक्वल टू 54, कैलकुलेट एमपी ऑफ फोर्थ यूनिट, निकालेंगे सारे यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेल्टा टीपी वाला। What is the change in total product? What is the change in total product? 14. What is the change in quantity? 2. So 14 divided by 2, answer should be 7. Unanimous है? आ रहा है सबको समझ? Sure thing? तो ये इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं या फिर फॉर्मूला पूछ लेंगे, ये क्या फॉर्मूला है, तो जिसको दिक्कत परेशानी है लिख लो फॉर्मूला सारी, ये दोनों। एक बात बताएंगे मुझे, अगर आपको टीपी कर्व पे पूछा, सुनेंगे ध्यान से, मैंने आपको बताया द पॉइंट एट विच एमपी इज मैक्सिमम इज द पॉइंट ऑफ, is a point of inflection again. The point where MP is maximum is point of inflection. Say suppose now they ask you कि एक टीपी का डायग्राम बना हुआ है टोटल प्रोडक्ट का, जो ऊपर था ऐसे और ऐसे और ऐसे वाला, ठीक है, उसमें बोला कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, तो क्या होगा, जहां पे हमारी इंक्रीजिंग स्टेट एंड कर रही है, वेरी गुड, ऐसे वाले में डायग्राम बनाया ना। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ले लिए, आपको समझ आया? आपने मेरे को हेल्प करा, ये पहले इंक्रीजिंग है, फिर ये डिमिनिशिंग है, फिर स्टेट वन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा आ जाएगा टीपी में, ये हो जाएगा। पहले ही दिखा रही ना, ये ऐसे ही रहेगा, हो गया जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है अगर टीपी।
Word of section or repeat it will become relevant. Okay. As much, guys. So next हमारे पास how do you calculate average product? Average product is equal to total product minus divided by quantity. Sorry. Average product कैसा होता है? Total product divided by quantity. And what quantity? Labor. ठीक है जी. तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? Q की जगह क्या फॉर्मूला में आएगा? L. यहाँ पे भी Q की जगह फॉर्मूला में L हो सकता है. टेंशन नहीं लेनी. ओके क्योंकि चेंज किस में आ रहा है? L में आ रहा है, लेबर में. ओके जी. सो एवरेज प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला लिख लो. एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ इट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल. ठीक है जी. तो इट इज टीपी डिवाइडेड बाय एल, जिसको हम क्या कह देते हैं? पर यूनिट. पर यूनिट. ठीक है ना. तो पर यूनिट अगर आप निकालते हो तो ऐसे निकालते हो, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. एंड वो वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएगा? एल. आगे समझ. एक क्वेश्चन बना के दू टीपी एपी एमपी का, क्यों होमवर्क में दे दूं? अभी पढ़ा देती हूँ, होमवर्क में दे दूंगी. ठीक है, ये समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? अभी बोलना था वो तो ठीक है, पर मैंने डिसाइड वही करना था क्योंकि टाइम वेस्ट होना था. उसके बोलने से नहीं, मैं नहीं कर रहा चेंज अपना दिमाग. मैंने सुना भी नहीं था कि ऑनेस्टली उसने कहा था होमवर्क में दे. ओके नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी? टीपी एमपी का तो हमने समझ लिया ना. What will be the functional what will be the function sorry what is the relationship between AP and MP? Can anyone explain? So yaad hai. This is very famous, very famous. You have to learn it. Okay. So लिखेंगे relationship between AP and MP. The relationship between AP and MP. If MP is greater than AP, पहले लिख लेंगे AP rises. समझा दूंगी क्यों होता है. फिर लिखेंगे when MP is equal to AP, AP is maximum and constant. When MP is less than AP, AP false. पहले ये लिख लेंगे. इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन जाता है सीधा सीधा. ठीक है जी. अगेन इफ MP is greater than AP, then AP rises. If MP is equal to AP, AP is maximum and constant. When MP is less than AP, AP falls. ठीक है जी. अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे. एमपी की शेप कैसे आती थी बताओ? सॉरी, ऐसे. यस. नाउ एपी की शेप देखेंगे कैसे होने वाली है. एपी बच्चे पहले क्या हो रहा है, इकट्ठे शुरू होते हैं ये. ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, देखेंगे एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी. एपी रेट है. ठीक है. एपी क्या हो रहा है बेटा? राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है. फिर क्या हो रहा है? एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है.
जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एपी का आता है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाता है। और फिर क्या फॉल होने लग जाता है जब एमपी छोटा जाता है एपी से। तो एक नेगेटिव भी बिकॉज टोटल कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ओके, ठीक है बेटा। आ रही है, पल्ले पड़ रही है बातें कि नहीं? इवन इफ इट्स नॉट कांस्टेंट इट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो इट्स ओके। एपी इज सॉरी, कांस्टेंट नहीं भी लिखना चाहते तो एपी इज मैक्सिमम। क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है दैट एपी इज नॉट कांस्टेंट। ओके, so what are the different stages? Number one is increasing returns to a factor। ठीक है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बस स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लेकिन कहाँ पे? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, नॉट स्केल। यहाँ पे भी कंफ्यूज करता है आईसीआई। आपको लिख देगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैपनिंग हियर, सो यू टेंड टू राइट दैट बोथ इज हैपनिंग। नो, इन केस ऑफ a short run where only labor is changing and capital is constant, तो वहां पे क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा। ठीक है जी, स्केल नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्ग लॉन्ग रन है तो स्केल होगा, फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, रेड अलर्ट है ये। सो बच्चे, अगर तो मेरा टीपी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, या फिर हम ऐसे कह रहे हैं एमपी जो है राइज हो रहा है। ठीक है जी, या फिर देखो यहाँ पे एपी भी राइज हो रहे हैं। ये सारा क्या है? हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी राइजेस पॉजिटिवली, राइज ही कर रहा है, वी आर इन व्हाट? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि जहां पे हम क्या करने लग जाते हैं, MP starts falling but it is positive is stage में। What happens to TP? TP increases but at a diminishing rate, it becomes maximum and constant there। ठीक है, ध्यान रखेंगे, it becomes maximum and constant in which stage? Second stage। ठीक है जी। Then in case of negative returns, what happens when MP is negative? TP starts falling। ठीक है जी। Now my question to you all is, which stage out of the three do you think a producer will prefer? Second. Why? Maximum. Why? Because TP is maximum and constant। इसका ना हम अच्छे से अपनी सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उसको अच्छे से निचोड़ के फायदा उठा रहे हैं पूरा। ठीक है, तो तीन स्टेजेस क्या क्या लिख लो। स्टेज वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ पे क्या होता है? लिख लो टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ऐसे लिख लेना, सिर्फ छोटे छोटे में फटाफट वाले ऐसे। टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी राइजेस। नंबर टू बुलेट में लिखेंगे ये क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। फिर आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स लिखेंगे, लिखेंगे टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी फॉल्स पॉजिटिवली, फटाफट वाले लिखेंगे। The third is negative returns equals to TP false, MP false negatively। Okay? सेकेंड है एंटी फॉल्स पॉजिटिवली एंड बिकम्स जीरो, क्या आपके साथ? हाँ हाँ लिखो, and TP becomes maximum constant। Yes, तो यहाँ लिख सकते हैं TP is maximum and constant and plus हमारा MP is equal to zero। Okay?
लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बनेगा ये लिखने के बाद। बोलू, आप लिखो रीजंस, रीजंस बिहाइंड, रीजंस बिहाइंड नंबर वन लिखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या होगा बताओ? फिक्स फैक्टर अभी क्या है? कैपिटल है, उसके ऊपर से सपोज 5 लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं, बट अभी तक मैंने सिर्फ एक लेबर एम्प्लॉय किया था। तो अगर मैं सेकंड लेबर एम्प्लॉय करूंगी तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगी, तीसरा लेबर एम्प्लॉय करूंगी तब भी बढ़ेगी, चौथा करूंगी तब भी बढ़ेगी, पांचवा करूंगी तब भी बढ़ेगी। यस, क्योंकि अभी फिक्स फैक्टर क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है जी, इस वजह से प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो नंबर वन ये लिख लो, फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर इज, फिक्स फैक्टर इज नॉट fully utilized as we, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, as we increase variable factors, comma, the fixed factor, the fixed factor is now fully utilized। ठीक है जी, फर्स्ट इंक्रीजिंग कब एंड होगी? जब फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगी। यस, यस किड्स। नंबर टू इसी में पॉइंट लिखेंगे, इंक्रीजिंग में ही नंबर वन हमने लिख लिया था, नंबर टू लिखेंगे। एक ही इंसान जब बार बार काम करता रहता है तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एंड इट्स स्पेशलाइजेशन। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं अब 5 लोग हैं, 5 लोगों को उनकी ड्यूटीज बता दी। एक को बोल दिया यार तू यहाँ खड़े होके इनपुट डाल, दूसरे को बोल दिया तू मशीन में देख सब कुछ सही चल रहा है, तीसरे को बोल दिया तू सामान उठा के यहाँ रख, चौथे को बोला तू पैक कर, और पांचवे को कहा कि तू कार्टन में डाल दे सारा। ठीक है, तो डिविजन ऑफ लेबर हुई हुई है। डिविजन ऑफ लेबर विल ऑलवेज लीड टू स्पेशलाइजेशन। तो लिख लो डिविजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन which results in efficiency. Yes, increased efficiency. Which results in increased efficiency and higher productivity. लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में लिख रहे थे, रीजंस बिहाइंड लिखा था ना, नंबर वन कंप्लीट कर लिया, नंबर टू लिखो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस केस में क्या हो रहा होगा? फिक्स फैक्टर जो है इनएडिक्वेट हो जाएगा एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर। अब आप क्या कर रहे हो, मशीन के ऊपर 5 लोगों की जरूरत थी, 7 लोग, 8 लोग लगाने लग गए। देखो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होएगी नो मैटर व्हाट, बट डू यू थिंक वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा, यस, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो ऑफ द फिक्स फैक्टर। तो नंबर वन पॉइंट वही लिखो, फिक्स फैक्टर बिकम्स इनएडिक्वेट, fixed factor becomes inadequate. So MP starts diminishing, falling, कुछ भी लिख सकते हो, MP starts falling। ठीक है, फिक्स फैक्टर हमेशा क्या आता है? इनडिविजिबल, यू कैन नॉट डिवाइड कैपिटल। ठीक है जी, सो इससे क्या होने वाला है बच्चा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, लिख लो।
परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिव फुल स्टॉप क्या लिखेंगे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिबिलिटी दैट मीन्स के अब मेरे को किस चीज की जरूरत है? एक्स्ट्रा मशीन की जरूरत है लेबर के साथ, बट मैं क्या कर रही हूँ? एक्स्ट्रा लेबर ही धके जा रही हूँ अंदर। ठीक है जी। सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ये है रीजंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लास्ट लिखो नेगेटिव रिटर्न्स के। नेगेटिव रिटर्न्स के लिखेंगे ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है जी। which leads to which leads to inefficiencies and fall in productivity, which leads to क्या लिखा था हमने? इनएफिशिएंसी एंड फॉल इन प्रोडक्टिविटी। देखो ओवर क्राउडिंग मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप मशीन को, ठीक है ना? ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है मशीन्स की। ठीक है जी। तो इस वजह से अब वो मशीन पे तुम 15 लोग लगा रहे हो तो वो टूटनी फूटनी शुरू होगी, लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी, कोऑर्डिनेशन खराब होने लगी है लोगों के साथ। ठीक है, तो वो स्पेशलाइजेशन की जगह क्या करेगा? इनएफिशिएंसीज लेके आएगा। ठीक है, रीजन समझ आ गई? वेरी गुड। ये था आपका वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इतना जल्दी नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिटर्न्स टू स्केल। देख रहे हैं कैसे उड़ रहा है? पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से आने वाला, टेंशन नहीं लेनी। रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि देखो आपको डायग्राम बनाना नहीं है, आंसर्स तो लिखने नहीं है, दिमाग में जा रहा है ना, वो जरूरी है। बाकी कल एमसीक्यूज मिल जाएंगे इसके। रिटर्न्स टू स्केल ये कब होगा बच्चे? व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड दैट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग रन। सो वी हैव बच्चे यहाँ पे वी हैव थ्री, अगेन यहाँ पे थ्री दोबारा से वही है लॉज, वो है एरियाज है। नंबर वन क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लिखेंगे। नंबर वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये कब होगा सुनेंगे? व्हेन इनपुट, देन इनपुट इज लेस देन आउटपुट, या फिर आउटपुट उल्टा लिख लो, व्हेन आउटपुट इज मोर देन इनपुट। लिख लो इनपुट, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। तो अगर मुझे एक बात हो यहाँ पे लिखा a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, या फिर वही बात है ऐसा लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब मैंने इनपुट्स जो है 100% लगाए पर मुझे आउटपुट मोर देन 100 का मिला, से सपोज 150 या फिर 200% का मिल गया। ठीक है, मैंने 100 यूनिट्स लगाए इनपुट के पर 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मैंने निकाल लिया, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। ठीक है, नंबर टू इज योर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नंबर टू इज व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कब होगा? व्हेन इनपुट मैंने अगर 100 डाला तो आउटपुट भी कितना हुआ? एग्जैक्टली 100 ही हुआ। व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 या अल्फा a प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। दिस विल बी योर कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल। 100 लगाया था, बाहर भी 100 ही आया है। ओके जी। लास्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, diminishing returns to a scale. When will that happen? Tell me. When output is less than input. Yes. Output is less than input. This is your diminishing returns. 100% लगाया, 80% बाहर आया, 70% बाहर आया, 50 आया, anything less than 100 आया, तो that is diminishing returns to scale. Okay जी। क्लियर है यहाँ तक? परेशानी तो नहीं हो रही कोई? इजी लग रहा है? अब लास्ट कंसेप्ट रह गया प्रोडक्शन का, दैट इज आइसो क्वांट्स एंड आइसो कॉस्ट्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे आइसो क्वांट्स। आइसो ISO QUANTS।
आइसो क्वांट्स, क्वांट क्या, क्वांट जो क्या पढ़ते हो, क्वांट, आइसो क्वांट्स। अब ये बता रही हूँ, उसके बाद जो मैं टर्म बताऊंगी दैट इज आइसो कॉस्ट्स। ठीक है, आइसोकॉन्ट क्या है बच्चे? दे आर सिमिलर टू आईसी कर्व्स। जो हमने आईसी कर्व पढ़ा था ना, आईसी कर्व क्या बताता था? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विच शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर अ कंज्यूमर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स जो कि हमारे को सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, सो हायर isoquants will represent higher level of production, lower isoquant will represent lower level of production. It is again convex to the point of origin, सब कुछ सेम रहने वाला है, तो इसके साथ एक पॉइंट लिखेंगे, लिखो they are similar to IC curve, they are similar to IC curve। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे also called equal product curves, equal product curves or iso product curves, iso product curves। फिर लिखो सिमिलैरिटीज विद आईसी, सिमिलैरिटीज विद आईसी, मतलब क्या क्या चीजें सेम है इसकी आईसी की जैसी। तो नंबर 1 लिखो नेगेटिवली स्लोप्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड ऐसे ही होगा। ठीक है जी, दिस विल बी आइसो क्वांट, नेगेटिवली स्लोप्ड। नंबर 2 कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कन्वेक्स है ना, शेप दिख रही है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। नंबर 3 डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जगह आएगा टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एमआरटीएस, वहां पे एमआरएस होता था, यहाँ पे बस टेक्निकल आ जाएगा क्योंकि आप टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो। ओके जी, तो बोल रही हूँ दोबारा से, थर्ड पॉइंट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एमआरटीएस। लास्ट, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करते, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दो ओनली डिफरेंस लिखो, अब डिफरेंस, ये हमने सिमिलैरिटी लिखी, सिमिलैरिटी तो सेम है प्रॉपर्टीज वाली, स्लोप्स डाउनवर्ड्स, देन इट इज कन्वेक्स। वहां पे क्या था, बस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से इट स्लोप्स डाउन, इट इज व्हाट कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। लास्ट हमने कहा दैट इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब ओनली डिफरेंस लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इट इज, आईसी कर्व में क्या हम क्वांटिफाई करते थे? नहीं, हम कहते थे इट इज अ कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, बट हम आइसो क्वांट्स को एज ए नेम सेज क्वांट्स, क्वांटिटेटिव दे सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हो द ओनली डिफरेंस इज दैट आइसो क्वांट्स कैन बी, आपको यथार्थ समझ आ रहा है बेटा? यस मैम, दैट आइसो क्वांट्स कैन बी क्वांटिफाइड। ठीक है, और वो बात सेम ही रहेगी दैट हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, the production can be measured in terms of units only, that's why it can be quantified। यहां तक दिक्कत परेशानी कोई आ रही है? ओके है सबको? नेक्स्ट हेडिंग डालो आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन ही लिख लो, कॉस्ट नहीं लिखो, आइसो कॉस्ट लाइन, या फिर इक्वल कॉस्ट लाइंस भी बोलते हैं इसको, इक्वल कॉस्ट लाइन। ये क्या हो जाएगा, ये बजट लाइन है आपकी, क्या है ये? बजट लाइन। जैसे जो बजट लाइन होती थी, यहाँ पे क्या है, उसको हम बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइंस। वहां पे हम बजट क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारी जेब में हमारी इनकम होती थी जो कि हम खर्च करते थे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, उस पे प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे हम कॉस्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब हम प्रोड्यूसर है, हम क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देता है, लैंड को देगा, लैंड तो छोड़ो, यहाँ पे दो ही को हम पढ़ रहे हैं, लेबर और कैपिटल को, वो क्या होती है? कॉस्ट होती है प्रोड्यूसर की, क्या होती है? कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट के डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन विल रिप्रेजेंट दैट इतना हम दे सकते हैं और हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बाहर क्या हो जाएगा?
अनअटेनेबल, नॉन फीजिबल। जेब में 200 रुपए है, 500 रुपए का खर्चा नहीं मैं खड़ा कर सकती। जेब में 200 है पर मैं उसकी जगह 120 भी नहीं खर्च करूंगी, क्योंकि मैंने बजट क्या बना रखा है कि मैं 200 रुपए ही दूंगी और उतना मेरे को प्रोडक्शन करनी है। यस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फास्ट तो नहीं लग रहा किसी को? तो आइसो कॉस्ट में बच्चे लिखेंगे दे आर ऑल्सो नोन एज बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट लाइन। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या है, ये बजट लाइन ही तो है, बट किसकी है? प्रोड्यूसर की है। सो तो नहीं रहा ना कोई? कौन सी बजट लाइन है बच्चे? ये प्रोड्यूसर की है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट लाइन। ठीक है, ये भी क्या होंगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विच विल टच बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, द फर्म विल ट्राई, लास्ट पॉइंट है बस, द फर्म विल ट्राई टू यूज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फैक्टर। The firm will try to use the least cost combination factors. क्यों? A producer wants to minimize his costs, but he will not go somewhere below the budget line. ठीक है, बजट लाइन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यस और नो? तो यहाँ पे जो आपने लाइन लिखी है इसका मतलब समझा रही हूँ। लीस्ट कॉस्ट लिखा है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इसके बारे में समझा रही हूँ। लास्ट पॉइंट है, फिर प्रोडक्शन खत्म है। ये बताएंगे क्या है आइसो कॉस्ट है, क्या आइसो क्वांट है? हु सेज कॉस्ट एंड हु सेज कॉस्ट? आइसो कॉस्ट लाइन है, बजट लाइन है। ठीक है, एंड दिस इज आइसो क्वांट and this is iso cost. So the point where both of them intersect is the point of least cost combination. ठीक है, any point on this iso cost curve will be attainable and feasible. Rational हूं मैं, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी, इससे कम में भी नहीं जाऊंगी, इतना ही करूंगी। तो ये क्या है, मेरे को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहा है जिसमें मेरे को लीस्ट कॉस्ट पड़ेगी। ओके जी, एनी पॉइंट ऑन द आइसो कॉस्ट लिखा नहीं है, बट वैसे समझा रही हूँ, विल रिप्रेजेंट व्हाट? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एंड एज अ प्रोड्यूसर आई वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रोडक्शन, सो आई विल चूज अ पॉइंट व्हिच इज इंटरसेक्टिंग विद माय आइसो कॉस्ट कर्व। दिस इज योर आईसी कर्व, दिमाग में समझ लो, और ये मेरी होती है बजट लाइन। तो लो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहा जाता है जहां पे आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट इंटरसेक्ट कर रहा है। आइसो कॉस्ट मेरा खर्चा है, आइसो क्वांट मेरी प्रोडक्शन है। तो मैं कॉस्ट को कम से कम करूंगी और प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करूंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैक्टर। ओके, समझ आया है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।